हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल APGS पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे कल। ठीक है, पॉलिटी में हमने डेमोक्रेसी का डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने डेमोक्रेसी में 5 टॉपिक के बारे में बताया था कि 5 टॉपिक पढ़ेंगे, हमने लिखाया भी था। और शायद 2 टॉपिक हम पढ़ भी चुके थे। ठीक है, हमने पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब समझा था, डेमोक्रेसी क्या होती है हमने बताया था, डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, अब्राहम लिंकन के द्वारा डेमोक्रेसी को क्या कहा गया, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है सभी को पता है भैया, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। ठीक है, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, हमने डेमोक्रेसी के प्रकार पढ़ा था। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने क्या पढ़ा था भैया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है, जब जनता जो है अपना प्रतिनिधि, जनता जो है जब जनता जो है स्वयं शासन करे। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब जनता स्वयं शासन करे। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता व्यवहार में। क्योंकि नहीं हो सकता? क्योंकि भाई कोई भी देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, अगर प्रत्येक व्यक्ति शासन करना चाहेगा तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक, दूसरा, कोई भी देश का एरिया छोटा तो होता नहीं है। कोई भी देश अगर बनता है ना तो छोटे एरिया से नहीं मिलकर, देश कभी छोटे एरिया से मिलकर नहीं बनता है। ठीक है, तो उसका एरिया भी ज़्यादा होता है। तो अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखी जाए तो ये व्यवहार में पॉसिबल नहीं है। ठीक, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है भैया, इसमें जो है जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, इसमें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, भारत में लोकतंत्र का क्या आधार है, किस प्रकार से लोकतंत्र जो है डेवलप हुआ भारत में, किस प्रकार से जो है कौन कौन से जो है मेथड लगते हैं। ठीक है, बात करते हैं। सभी को पता है डेमोक्रेसी के 2 काइंड होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने बताया था भैया, अभी डिस्कस किया है कि जब जनता अपना जब जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं शासन करे, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं शासन करे। तो भैया ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो देखो क्या होता है इंडियन डेमोक्रेसी में, अगर देखें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, भाई इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज केवल और केवल ग्राम सभा में होता है। ठीक है मेरे भाई, ग्राम सभा ओनली यूनिट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया। ठीक, ग्राम सभा एक ऐसी यूनिट है जिसमें केवल और केवल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज होता है। बाकी इंडिया के किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो भी इंडिया की डेमोक्रेसी है उसमें समझ लो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज कहीं होता ही नहीं है, केवल एक ही यूनिट है, ग्राम सभा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा ग्राम सभा की। ग्राम सभा होती क्या है? देखो, ये है मान लो कोई विलेज भैया, ये विलेज में, विलेज की जनसंख्या है 1000 जो है लोग गांव में रहते हैं। अब देखो इस गांव में 800 लोग हैं, 800 जो है वोटर्स हैं, मतदाता। क्योंकि भाई कोई भी गांव बना होगा तो वहाँ लोग होंगे, बच्चे होंगे। ठीक है, तो जो वयस्क व्यक्ति हैं भैया, जो मतदाता हैं वो 800 हैं। यही मतदाता गांव के जो है मतदाता जो थे, किसी गांव के पंजीकृत मतदाता ही क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा। ठीक है, किसी भी गांव के पंजीकृत मतदाता को ही ग्राम सभा कहते हैं। ये एक गांव है भैया, 1000 जनसंख्या है, यहाँ है 800 मतदाता हैं, ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज। ठीक है, किसी गांव के पंजीकृत मतदाता को ही ग्राम सभा कहते हैं। अब देखो ग्राम सभा क्या करती है भैया, ग्राम सभा विलेज पंचायत का चुनाव करती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी से। ठीक है, डीडी डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जो है ग्राम सभा जो है विलेज पंचायत का चुनाव करती है। अब विलेज पंचायत का सिस्टम होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो भी विलेज पंचायत का जो प्रोविजन होते हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर आते हैं। लेकिन ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत का चुनाव डायरेक्ट डेमोक्रेसी से करती है। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में याद रखना, केवल इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ही जगह यूज होती है, ग्राम सभा। हम एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। अगर सभी लोगों को पता होगा प्रधानी के बारे में, प्रधानी का जब भी इलेक्शन होता है प्रधान जी का, ठीक है, तो ग्राम सभा होता क्या भैया, इसमें होता यह है कि सभी व्यक्ति लड़ सकते हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति, किसी को सीट की जरूरत नहीं होती, सभी लोग जाकर नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें यह प्रोविजन होता है। तो ग्राम सभा में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें प्रत्येक डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं शासन करे। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं शासन कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, स्वयं शासन करना चाहता है कि नहीं चाहता। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करे भैया, शासन करे, स्वयं ना करे, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। देखो MP, MLA, विलेज पंचायत, म्यूनसिपालिटीज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इनका सबका जो प्रोविजन होते हैं, जो पांचों यूनिट हैं, ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं MP का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद का चुनाव कौन करता है, जनता ही तो करती है भैया। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन में भेजती है, MP को, MLA को, MLA मतलब विधायक को तो भी भाई जनता चुनकर भेजती है। तो इसमें हमने क्या बताया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां भी लगेगी वहां जनता स्वयं शासन नहीं करेगी, अपने प्रतिनिधियों को शासन में भेजेगी। ये इनडायरेक्टली जनता पर शासन करेंगे, ये चुनकर भेजेंगे भैया, पब्लिक इनको चुनकर भेजेगी, ये जनता का शासन करेंगे। ठीक है, तो MP, MLA, विलेज पंचायत, म्यूनसिपल पार्टीज, ये सब जो है भैया शासन
करेंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यही होता है, ठीक है। तो इंडिया में दोनों हैं, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज ग्राम सभा में होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज इन सभी यूनिट में होता है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी इन इंडिया पढ़ लिया है, ठीक है। अब 2 टॉपिक हो गए हैं, टाइप और मीन्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन सिस्टम, ठीक है, इसका इलेक्शन सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। तो हमने देखा था भैया डेमोक्रेसी में 3 टॉपिक देख चुके हैं हम, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब भी समझ चुके हैं, ठीक। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी देख चुके हैं, इंडियन डेमोक्रेसी भी देख चुके हैं, डेमोक्रेसी इन इंडिया हमने देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में अगला टॉपिक आता है इलेक्शन, कि भाई लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं, ठीक है, क्या सिस्टम होता है चुनाव का, ठीक है। हम वो पूरा सिस्टम समझते हैं। सबसे पहले हम इलेक्शन का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्शन, इलेक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हमने सबसे उसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर वो पहले वो चीज़ है क्या जिसके बारे में हम खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, व्हाट आर यू, ठीक है, वो है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्शन का मतलब समझते हैं, व्हाट इज इलेक्शन। इलेक्शन क्या है, देखो, इलेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता हमने बताया था, ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति, ठीक। ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण करना, ट्रांसफर मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना, तो निर्णय लेने की शक्ति का हस्तांतरण करना, ठीक है, यही है इलेक्शन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी इलेक्शन का मतलब ही होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी मतलब निर्णय लेने की शक्ति का हस्तांतरण करना, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करना, पावर, शक्ति, ठीक है। शक्ति जब जाएगी ना तो निर्णय लेने की शक्ति जाएगी, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पब्लिक क्या करती है भैया, ये है पब्लिक, ठीक। पब्लिक किसको चुनती है, इलेक्ट करती है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रही है तो ये क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी निर्णय लेने की शक्ति किसके पास ट्रांसफर कर रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास, ठीक। क्योंकि अब पब्लिक इनको चुन रही है, ठीक, चुनकर इनको भेज रही सरकार में, ये जाकर सरकार बनाएंगे, ठीक, और यही लोगों के निर्णय ये लेंगे, ठीक। जो भी लोगों के निर्णय होंगे, लोगों के जो भी कार्य होंगे, ठीक, ये भैया निर्णय लेकर वो कार्य करेंगे। तो पब्लिक यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी किसको दे रहे, शक्ति, जो है निर्णय लेने की शक्ति किसको दे रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को दे रही है, ठीक। और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, जनता पर शासन करते हैं, ठीक। पब्लिक ही इनको चुनकर भेजती है शासन में और ये भैया इन पर शासन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हुआ, पब्लिक ने अपनी जो निर्णय लेने की शक्ति थी किसको दे दी, अपने प्रतिनिधियों को ट्रांसफर कर दी, ठीक। यहाँ पर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के द्वारा क्या हुआ, पब्लिक ने इनको चुना, इनको चुनकर शासन में भेजा और ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी मतलब निर्णय लेने की शक्ति पब्लिक ने इनको दे दी। अब ये भैया इस पर शासन करेंगे, ठीक है। ये होता है इलेक्शन का मतलब। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं। देखो, इलेक्शन भी भैया 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। देखो, डायरेक्ट इलेक्शन में ये होता है जब जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुने। डायरेक्ट इलेक्शन में जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनती है, यहाँ पर यही हो रहा है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन लगा हुआ, पब्लिक क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रही, ठीक। जब जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुने, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन करके सरकार में भेजे, ठीक है। तो देखो किस किस का चुनाव जनता करती है, स्वयं एमपी करती है कि नहीं भैया, लोकसभा चुनाव होते हैं तो लोकसभा एमपी जो होते हैं उनका चुनाव पब्लिक ही तो करती है, ठीक। एमएलए जितने भी सांसद हो गए, एमपी मतलब सांसद, एमएलए सांसद का चुनाव पब्लिक करती है, ठीक। वोटिंग करते हो, लोकसभा चुनाव होते हैं, वोट आप लोग जाकर देते हो, ठीक। तो एमपी का चुनाव होता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट चुनाव मेथड से। एमपी का चुनाव जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से होता है। एमएलए में भी यही मेथड यूज होती है, डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि उसका चुनाव हम स्वयं करते हैं, ठीक है। अभी राज्य विधानसभा चुनाव होंगे, ठीक, राज्य विधानसभा चुनाव होंगे तो इसमें क्या होगा, एमएलए, ठीक, एमएलए के चुनाव होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, पब्लिक ही तो एमएलए को चुनती है और राज्य विधानसभा में भेजती है। म्यूनसिपालिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और विलेज पंचायत, हमने अभी बताया था विलेज पंचायत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी लगी थी, ठीक। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लगी थी, ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इन सभी जो ये यूनिट हैं, एमपी, एमएलए, म्यूनसिपालिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, विलेज पंचायत, इन सब का जो चुनाव मेथड होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में पब्लिक स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। अब इनडायरेक्ट पे आते हैं भैया, ठीक। इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है जब जनता अपना प्रतिनिधि ना चुने, ठीक। जब जनता, भाई अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी भाई हम बात करते हैं, ठीक है, तो जनता का शासन होता है, लेकिन
पूरी, अगर हम पूरी डेमोक्रेसी को समझें तो जनता हर जगह पर अपना शासन नहीं कर सकती, ठीक है। कुछ जगहों पर जो है डेमोक्रेसी में जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्ट नहीं चुन सकती है, ठीक है, उसका कुछ अलग रूल होता है। तो वहीं पर भैया इनडायरेक्ट इलेक्शन का यूज होता है। अब देखते हैं, जब जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं ना चुने, जब जनता नहीं चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, तो भैया कौन चुनता है, ठीक है। देखो ये है पब्लिक। पब्लिक ने क्या किया, एमएलए को डायरेक्ट इलेक्शन से क्या किया भैया, डायरेक्ट इलेक्शन क्या किया, डायरेक्ट इलेक्शन से इनको चुना। डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, एमएलए के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, सभी को पता है डायरेक्ट इलेक्शन से एमएलए का चुनाव होता है, ये देखो हमने पढ़ा है, ठीक। पब्लिक ने डायरेक्ट इलेक्शन करके एमएलए का चुनाव किया। अब देखो ये एमएलए क्या करेंगे भैया, इनडायरेक्ट इलेक्शन से राज्यसभा एमपी का चुनाव करते हैं, ठीक। आप लोगों को पता होगा जो राज्यसभा चुनाव होते हैं, ठीक, राज्यसभा एमपी जो होते हैं, ठीक है, उनका चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, ठीक, उनको हम लोग नहीं चुनकर भेजते हैं, ठीक, उनका इलेक्शन मेथड इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा एमपी को कौन चुनता है भैया, एमएलए, ठीक। इनका चुनाव मेथड क्या हुआ, चुनाव प्रक्रिया क्या हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव से जो है एमएलए जो है राज्यसभा एमपी को चुनते हैं। अब ये राज्यसभा एमपी और एमएलए मिलकर के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, ठीक है। यहाँ भी याद रखो, यहाँ भी भैया क्या लगता है, अप्रत्यक्ष चुनाव का यूज होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखो 3-4 जगह ही डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो 3 या 4 जगह जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का यूज होता है। सबसे पहले राज्यसभा एमपी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और कुछ चीज़ें अभी हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। 3-4 चीज़ें आप समझो, ठीक है। यहाँ भैया जो है पब्लिक स्वयं अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनती है। अब यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट का चुनाव पब्लिक करती है, नहीं करती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव पब्लिक करती है, नहीं करती है, आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। राज्यसभा एमपी का चुनाव कभी पब्लिक नहीं करती है, ठीक है। राज्यसभा एमपी का चुनाव जो है एमएलए, ये जो एमएलए होते हैं, किसी भी स्टेट के एमएलए होते हैं, यही राज्यसभा में जाकर बैठते हैं, ठीक। एक स्टेट के एमएलए जो है भैया राज्यसभा एमपी को चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा एमपी का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से होता है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक अपना प्रतिनिधि स्वयं नहीं चुनती है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप भैया आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं चुनाव के मेथड, कितने मेथड होते हैं, ठीक। हमने देखा टाइप देखा भी है, 2 होते हैं, ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अब हम मेथड देखते हैं किस प्रकार से इलेक्शन के कितने मेथड होते हैं, चुनाव प्रक्रिया जो है कितने प्रकार कितने मेथड होते हैं, ठीक है, किन किन मेथड से चुनाव प्रक्रिया होती है, ठीक।
देखो हम देख रहे हैं भैया मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है, चुनाव की विधियां देख रहे हैं, ठीक है। तो भैया इलेक्शन के दो मेथड होती हैं। पहली मेथड ये होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरी मेथड होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, ठीक है। तो दो प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होती है भैया, ठीक है, दो मेथड होती हैं पहली। अब देखो इसकी बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। इसमें जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। ये जो मेथड है, इस मेथड में जो है भैया डायरेक्ट इलेक्शन लगता है, ठीक, डायरेक्ट इलेक्शन से ये मेथड कंप्लीट होती है, ठीक। ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, इसमें भैया इनडायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक। इनडायरेक्ट जो चुनाव सिस्टम होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक। इसमें जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं नहीं चुनती है, ठीक। इसमें स्वयं चुनती है लेकिन इसमें स्वयं नहीं चुनती। तो दो मेथड होती है चुनाव की, ठीक। पहली फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, दूसरी हो गई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। नोट कर लीजिए, उसके बाद समझा रहे हैं। नोट कर लिया होगा भैया आप लोगों ने। अब हम एक एक मेथड को आराम से देखते हैं, ठीक है। हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया। अब पहली मेथड हम देखते हैं कौन सी है भैया, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, द पास्ट सिस्टम, ठीक है। इससे हम समझते हैं फिर ये किस प्रकार से इसमें चुनाव जो है होता है। देखो इसमें क्या होता है, ठीक, इसमें जो चुनाव का मेथड है, किस प्रकार से इलेक्शन जो है इस मेथड के द्वारा कंडक्ट किए जा रहा जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है।
देखो देखो भैया, ये जो मेथड होती है इसको समझते हैं। इलेक्शन मेथड जो होती है पहली, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, इसमें हमने बताया था इस मेथड में डायरेक्ट इलेक्शन का यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो वोट डाले जाते हैं, ठीक, वोट डायरेक्ट कैंडिडेट को दिया जाता है, ठीक है। इसमें हमने डायरेक्ट इलेक्शन में हमने बताया था कि भाई जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन लगेगा, ठीक है, उसमें जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेगी। तो हमने बताया था भैया फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट में डायरेक्ट इलेक्शन लगता है, तो इसमें क्या करती है, वोट किसको दिए जाएंगे, डायरेक्ट कैंडिडेट को दिए जाएंगे, डायरेक्ट वोट कैंडिडेट को दिए जाएंगे। अब देखो क्या होता है, डाले गए वैलिड वोटों में से जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसे ही विनर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। डाले गए वैलिड वोटों में से जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विनर डिक्लेयर कर दिया था, यानी उसे विजेता घोषित कर दिया था चुनाव में। देखो एग्जाम्पल समझाते हैं, मान लो एक गांव है भैया, इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ, ठीक है, 100 वोटर हैं उस गांव में, ठीक है। ये कैंडिडेट हैं, ये वोट हैं, ये कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट है ए, उसको 35 वोट मिलते हैं। एक कैंडिडेट है बी, इसको 34 वोट मिलते हैं। एक कैंडिडेट है सी, इसको 31 वोट मिलते हैं 100 में से, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट किसको मिली है, ए को। तो ए को क्या कर दिया जाएगा, विनर घोषित कर दिया जाएगा, विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए को सबसे ज्यादा वोट मिली है। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम में यही होता है, ठीक। वोट जो है डायरेक्ट कैंडिडेट को दिया जाता है, ठीक है, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे घोषित डिक्लेयर घोषित कर दिया, विनर घोषित कर दिया जाता है, ठीक, उसे विजेता बना दिया जाता है कि भैया आप चुनाव जीत गए हो, ठीक है। अब देखो हम कोई भी अगर सिस्टम पढ़ते हैं ना तो उसके लाभ और हानि भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम जरा इसके क्या क्या बेनिफिट हैं सिस्टम के, ठीक, इलेक्शन सिस्टम के जो हैं भैया फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट हैं, वो क्या क्या जो है नुकसान है इसके, ठीक है, हम वो भी देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसके क्या भैया लाभ हैं और क्या हानि है। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया होगा भैया आप लोगों ने। अब आगे देखते हैं जरा हम। देखो भैया हमने बताया था इसके बारे में देखा है, ठीक है, किस प्रकार से इसमें इलेक्शन होता है, किस प्रकार से कैंडिडेट का चुनाव किया जाता है, ठीक है, और डायरेक्ट कैंडिडेट को दिए जाते हैं, हमने बता दिया, ठीक है। अब देखो ये जो सिस्टम है इलेक्शन मेथड का, जो फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियाँ हैं। क्योंकि कोई भी अगर काम हो रहा है ना तो जरूरी थोड़ी है, अगर कोई भी काम किया जा रहा है ना तो ना तो उसके ज़्यादातर लाभ होते हैं ना ही उनकी हानियाँ होती हैं, दोनों होती हैं, ठीक है। अगर कोई काम किया जा रहा है ना तो जितना लाभदायक होगा ना 100% लाभदायक हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां होंगी जरूर, कोई भी काम हो, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, क्या नुकसान है क्या जो है बेनिफिट है। बेनिफिट देखते हैं, लाभ। ठीक है, बेनिफिट देखते हैं, उसके बाद हम हानियां देखते हैं, लिमिटेशन, इसकी क्या क्या कमियां हैं। लिमिटेशन मतलब कमियां। देखो
देखो भैया, हम देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम के बेनिफिट और इसकी लिमिटेशन कौन कौन सी कमियां हैं। तो हम बात करते हैं अगर इस सिस्टम की, ठीक है। तो इस सिस्टम के लाभ क्या हैं भैया? देखो, ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम से चुनाव चुनाव सिस्टम होता है, चुनाव प्रक्रिया जो होती है इस माध्यम से, वो बहुत ही सिंपल होती है। इसमें सिंपल क्यों होती है भाई? वोट डायरेक्ट कैंडिडेट को दिया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट आउट होता है, उसकी जो है गिनती होती है और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको विजेता घोषित कर देता है। सबसे सिंपल होता है, ठीक। इसमें टाइम भी, और दूसरा सबसे सिंपल होता है, दूसरा टाइम भी कम लगता है, ठीक है। रिजल्ट इसके 2-4 दिन में आ जाते हैं। तो इसके दो लाभ यही हैं भैया कि ये सिंपल होता है, क्योंकि सिंपल इसीलिए होता है क्योंकि वोट इसमें डायरेक्ट कैंडिडेट को दिया जाता है, ठीक है। जब डायरेक्ट कैंडिडेट को वोट दिया जाएगा तो 1-2 दिन में आराम से वोटिंग हो जाएगी, 2-3 दिन में उसकी गिनती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें पहली चीज सिंपल होता है, दूसरा टाइम कम लगता है। अब बात करते हैं कमियां, इसमें कौन कौन से कमियां हैं। सबसे पहले बात यह, कई बार होता है भैया कि जो कैंडिडेट होता है, जो जीतता है, जीतने वाला जो कैंडिडेट होता है मेजोरिटी की पसंद नहीं होता। हमने अभी यहाँ पर बताया था, ठीक है। ये देखो एग्जांपल लेते हैं भैया, ये है, ये हो गया वोट, ठीक। ये हो गया कैंडिडेट, ठीक है। ये ए था, ये बी था, ठीक है। एक अगला और बना लो, ये सी था। इसे 35, इसे 34, इसे 31, ठीक है। हमने क्या देखा भैया, हमने क्या बताया, कई बार जो जीतने वाला व्यक्ति होता है वो मेजोरिटी की पसंद नहीं होता। यहाँ देखो किसी भी व्यक्ति की 50% मेजोरिटी नहीं है, ठीक। 35 वोट, 34 वोट, 31 वोट, 50% ही मेजोरिटी की पसंद नहीं, मतलब यहाँ 50% ही मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। तब भी व्यक्ति को जीता जा रहा। अगर एक व्यक्ति से भी कोई व्यक्ति, एक वोट से अगर कोई व्यक्ति जीत रहा है ना, तो उसको विजेता बना दिया था। तो यहाँ यही सबसे बड़ी कमी यही है कि कई बार होता है भाई, लोगों की पसंद से जो नेता चुना जाता है वो नहीं होता है, ठीक। ये होता है, ठीक, क्योंकि 50% मेजोरिटी नहीं है, ठीक। दूसरी यहाँ से होता है कास्ट बेस्ड और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलता है। बात करते हैं, कोई भी अगर जातिवादी, ठीक, कोई भी अगर एरिया होता है, जाति बहुल क्षेत्र होता है, अगर मान लो कोई क्षेत्र है, जैसे कि कोई भी क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ क्या होगा भैया, जातिवादी जो है सिस्टम होगा पूरा, ठीक। कास्ट बेस्ड रिलीजियस पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। जाति पर आधारित जो है पूरी राजनीति की जाएगी। मुस्लिम जो, जिस व्यक्ति को मुस्लिम सपोर्ट कर देंगे वो जीत जाएगा। तो इसमें यही होता है, ठीक, कि भाई अगर दूसरे लोग नहीं चाहते कि वो जीते, लेकिन वहां पर क्या, उस जाति की संख्या ज्यादा है, तो उस जाति के लोग जिस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे वो जीत जाएगा। तो इसमें भी दूसरा नुकसान है, क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक। क्योंकि भाई मान लो मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, तो किसी ने मुस्लिम को सपोर्ट कर दिया, मुस्लिम वाले हमेशा किसको करेंगे भाई, जाति में क्या होता है, एक जाति वाला अपनी जाति को ही सपोर्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर जाति बेस्ड पॉलिटिक्स का बढ़ावा मिलता है। रिलीजियस, कोई भी धर्म बहुल क्षेत्र है तो वहाँ एक धर्म के लोग अपने धर्म को ही सपोर्ट करेंगे, उसको जिताएंगे, धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलता है। फिर जबकि दूसरे लोगों की पसंद वो व्यक्ति नहीं होता, तब भी उनको जीत मिल जाती है, आराम से वो जीत जाते हैं, ठीक है। ये नुकसान होता है। तीसरा, कई बार भाई जब ये सिस्टम होंगे तो लोगों के वोट बेकार तो जाएंगे भाई, जो जीता वही सिकंदर, ठीक है, बाकी वोट बेकार, काम खत्म। अगर कोई जातिवादी, जाति बाहुल्य क्षेत्र हुआ, वहाँ जातिवादी पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को अगर जिस जाति से कोई भी मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वहाँ से मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा, सारे मुस्लिम उसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक, उसे जिताएंगे, ठीक। और हिंदू चाहे जितने हो वहाँ पर, ठीक, तो वहाँ क्या होगा, हिंदुओं की पसंद होगी ही नहीं, ठीक। हिंदुओं की पसंद नहीं होगी तभी मुस्लिम जीत जाएगा। यही चीज़ होता है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम भैया इसमें होता है। ये कमियाँ हैं और ये इसके लाभ हैं, ठीक है। तीनों कमियाँ हैं, नोट कर लीजिए। अब भैया अगला हम देखते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम चुनाव मेथड अगला। सेकेंड,
देखते भी है इसमें क्या होता है। देखो भैया हम ये देखते हैं, अगला हमने क्या देखा था इलेक्शन मेथड में। पहली विधि हमने यही देखी थी, मेथड देखी थी। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक। और डायरेक्ट किसको दिए जाते हैं, कैंडिडेट को देते हैं, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है भैया, जो पहले पूरे देश या राज्य को, ठीक है, चुनाव क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है, ठीक। कई कॉन्स्टिट्यूंसी यानी चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है भैया, ठीक, होता क्या है भैया, इसमें जो वोट दिए जाते हैं कैंडिडेट को नहीं दिए जाते हैं, पार्टी को दिए जाते हैं। डिफरेंट समझते चलना, दोनों में कंपेयर करते चलना कि पहले सिस्टम में क्या होता है, दूसरे सिस्टम में क्या होता है, ठीक। उसमें क्या होता था, वोट डायरेक्ट कैंडिडेट को दिए जाते थे, लेकिन इस जो सिस्टम है इसमें भैया जो है वोट पार्टी को दिए जाते हैं, ठीक है। और जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलते हैं उस पार्टी को उसी चुनाव क्षेत्र में उतने परसेंट सीट दे दी जाती हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा था, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम में चुनाव मेथड क्या होता था, डायरेक्ट इलेक्शन होता था। डायरेक्ट इलेक्शन क्योंकि लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसमें पब्लिक स्वयं नहीं चुन रहा, इसमें वोट पार्टी को दिए जा रहे हैं, ना कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, ठीक है। पार्टी को दिए जा रहे हैं, और जिस पार्टी को जिस चुनाव क्षेत्र में जितने परसेंट वोट मिलते हैं उसी पार्टी को उसी चुनाव क्षेत्र में उतने परसेंट सीट दे दी जाती हैं, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है। अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल समझाते हैं जरा, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल समझा रहे हैं। नोट कर लिया होगा भैया आप लोगों ने। अब हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं आप लोगों को कि किस प्रकार से सिस्टम होता है। समझते चलना, दोनों में कंपेयर करते चलना मेरे भाई, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। और जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक। तब आप रटेंगे नहीं, ठीक। आपको मेंटली जो है अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो भैया, ये है मान लो कोई कंट्री है या स्टेट है, ठीक है। ये कोई कंट्री या स्टेट,
इस कंट्री या स्टेट को जो चुनाव क्षेत्र हैं, ठीक है, 100 चुनाव क्षेत्रों में इसको बांटा गया, ठीक है। इस चुनाव क्षेत्र में वोटर कितने हैं भैया? 100%, ठीक, 100% वोटर हैं, ठीक है। ये एक कंट्री मान लो या स्टेट मान लो, ये एक देश है या राज्य। हमने क्या बताया था पहले, इसमें क्या होता है, ये जो सिस्टम होता है इसमें पहले किसी देश या राज्य को चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक, इसमें वोट जो होते हैं बांटा जाता है, उसके बाद इसमें वोटिंग होती है। ये चुनाव क्षेत्र होते हैं, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी में भैया वोटिंग होती। वोट किसको दिया था? पार्टी को दिया जाता है, उसमें वोट कैंडिडेट को दिया जाता था, ठीक है। इसमें वोट पार्टी को देता है, और जिस पार्टी को जितने % वोट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी यानी जिस चुनाव क्षेत्र में मिलते हैं, उसी पार्टी को उसी क्षेत्र में उतने % सीट दे दी जाती हैं, ठीक। तो देखते हैं भैया, ये एक स्टेट है, ये कंट्री है, इसमें चुनाव क्षेत्र 100 चुनाव क्षेत्रों में इस देश को बांट दिया गया, ठीक। 100 कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी 100 कॉन्स्टिट्यूंसी में से बांटा गया, इसमें 100% वोटर है, ठीक। अब देखो किसको किसको वोट मिले। ये है भैया पार्टी, ये है वोटिंग, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है सीट, ठीक है, एग्जाम्पल है आप लोगों को समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो पार्टी बीजेपी, ये है एसपी, सॉरी कांग्रेस लिख लो, ये है कांग्रेस, ये है एसपी, ये है आप पार्टी, ठीक है। वोटिंग मान लो बीजेपी को मिली है 40% वोटिंग, कांग्रेस को मिली है 30% वोटिंग, एसपी को मिली है 20% वोटिंग, और इसको 10% वोटिंग। देखो भैया हमने क्या किया, सबसे पहले कोई भी देश है या राज्य है उसको 100 चुनाव क्षेत्र मान लो, इमेजिन करो कि उसको जो है भैया कोई देश है उसको 100 चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। वहाँ वोटर है 100%। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये है पार्टियाँ, बीजेपी, अब बांट दिया गया, अब सारी पार्टियां चुनाव में उतरेंगी, ठीक। कोई भी क्षेत्रों को जब चुनाव क्षेत्र में बांटा जाएगा ना, तो जितनी भी पार्टियां उस देश या राज्य में होंगी वो सभी चुनाव में उतरेंगी, ठीक है। वो सारी पार्टियां चुनाव में उतरेंगी, ठीक। अब लोग क्या करेंगे, उस जिस पार्टी को लोग पसंद करते हैं उस पार्टी को वोटिंग करेंगे। मान लो भैया बीजेपी को वोटिंग मिलती है, ठीक, बीजेपी को 40% लोग वोट करते हैं, ठीक है। तो बीजेपी को 40% लोगों ने वोट किया, तो उसी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को 40% लोगों ने वोट किया, उसी चुनाव क्षेत्र में बीजेपी को 40% सीट दे दी जाएंगी, यानी 40 सीट दे दी जाएंगी। कुल सीटों की जो संख्या होगी उसकी 40 सीटें दे दी जाएंगी बीजेपी को, ठीक। मान लो सीटें 100 हैं, ठीक है, सीटें हमने क्या बताया, सीटें 100 हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं, क्योंकि 100 चुनाव क्षेत्र हैं, ठीक, 100 चुनाव क्षेत्र में 100 सीटें हैं, ठीक। और भाई 100 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हुए और 40 चुनाव क्षेत्रों में भैया बीजेपी को वोटिंग मिली अच्छे से, 40% वोटिंग बीजेपी को मिली, तो 40 सीट बीजेपी को। कांग्रेस को 30% मिली, तो कांग्रेस को 30 सीट दे गए। एसपी समाजवादी पार्टी 20 सीटें, 20% वोटिंग मिली तो 20 सीटें दे देंगे। आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसको 10% वोटिंग मिली, मतलब 10% लोगों ने इसको वोट किया, तो इसको 10 सीटें उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दे दी गई। इस प्रकार से इसमें चुनाव होता है, ठीक। अब यहाँ पार्टी जो है, यहाँ पार्टी टिकट अपने कैंडिडेट को देती है, ठीक। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस मेथड में इनडायरेक्ट इलेक्शन का यूज होता है भैया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, कोई भी देश है उसको चुनाव क्षेत्र में बांटेंगे, वोटिंग होगी, 100% वोटर है, मान लो 100 चुनाव क्षेत्र में 100% वोटर होगा, ठीक। यहाँ वोट क्या करेंगे, लोग का चुनाव होगा, पार्टियां चुनाव में उतरेंगी, ठीक। लोग पार्टी को वोट करेंगे, जिस पार्टी को जितने % वोट मिलेंगे उस पार्टी को उतने % सीटें दे दी जाएंगी, ठीक। ये पूरा ब्यौरा है, नोट कर लीजिए भैया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब फैक्ट हम इतने नहीं बता रहे हैं, ठीक है, फैक्ट भी पढ़ाएंगे अच्छे से, अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे पॉलिटी में हम फैक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहा ना मेरे भाई, तो आप भूलेंगे नहीं कहीं, कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना मेरे भाई, तो आप भूलेंगे नहीं, आप तुरंत आपको कॉन्सेप्ट माइंड में आपको तुरंत रिवाइंड होगा कि यार नहीं ऐसे नहीं ऐसा होता था, ठीक है। तो ये पूरा हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए मेरे भाई, ठीक है, कमेंट कीजिए, ठीक है, आगे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। आई होप भैया नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं भैया, हमने क्या देखा था फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम में, उसके बेनिफिट और उसकी लिमिटेशन देखी थी, तो हम इसमें भी देख लेते हैं इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसकी कमियां हैं और क्या इसके लाभ हैं, देखते हैं, ठीक। सबसे पहले बेनिफिट,
लाभ, क्या लाभ है भैया इससे, लिमिटेशन, क्या कमियां हैं। देखो नोट कर लीजिए मेरे भाई, उसके बाद समझा रहे हैं। देखिए भैया इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लाभ देखते हैं। देखो हम उससे कंपेयर करते चल रहे हैं, फर्स्ट पास्ट था पोस्ट सिस्टम से कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। उसमें क्या था भैया, पहला लाभ क्या था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसकी, ठीक है, तो भाई हमने उसमें क्या देखा था भाई, जो जीतने वाला व्यक्ति था कई बार मेजोरिटी की पसंद नहीं होता था, क्योंकि उसमें 50% मेजोरिटी होती ही नहीं थी, ठीक। अगर किसी व्यक्ति से ज़्यादा एक वोट भी मिल गया ना तो उसे विनर घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर क्लास कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव में होता है। क्योंकि क्यों होता है हमने भी बताया था, क्योंकि इसमें वोटिंग जो है पार्टी को की जाती है, ठीक। पार्टी को वोट दिया जाता है, ना कि किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट को दिया जाता है, ठीक है। जब पार्टी को वोट दिया जाएगा ना तो सारी पार्टियां चुनाव में उतरेंगी, ठीक है, ठीक है। तो सारी पार्टियां जब चुनाव में उतरेंगी भैया, तो हर व्यक्ति जो व्यक्ति जिस पार्टी को पसंद करेगा उस पार्टी को वोटिंग करेगा, ठीक है। तो हर पार्टी के मेंबर जो होंगे भैया लेजिस्लेटिव में बैठेंगे, मतलब कि हर क्लास कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव जो है लेजिस्लेटिव में होगा, ठीक है। यहाँ सबकी पसंद होगी, ठीक। यहाँ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगी, ठीक। इसको बढ़ावा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर क्लास कम्युनिटी का व्यक्ति लेजिस्लेटिव में होगा, ठीक है। हमने बता दिया क्यों होगा, ठीक है। देखो किसी भी व्यक्ति का वोट बेकार भी नहीं जाएगा, हमने बताया था इसी सिस्टम होता है भैया, किसी भी व्यक्ति का वोट बेकार नहीं जाता, ठीक। क्योंकि हर क्लास और कम्युनिटी का व्यक्ति यहाँ होता है, ठीक है। हर व्यक्ति जिसकी जो पसंद होती है, जिस पार्टी को लोग पसंद करते हैं, सारी पार्टियों को वोट करते हैं, उस पार्टी के मेंबर लेजिस्लेटिव में बैठते हैं। मतलब सभी व्यक्ति की पसंद होती है, तो किसी व्यक्ति का वोट बेकार नहीं जाता। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या कमियां। सबसे पहली लिमिटेशन यही कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने बताया था भाई पहले क्या होता है, टाइम, और दूसरा टाइम भी बहुत लगता है। इसमें टाइम क्यों लगता है, क्योंकि पहले कोई भी देश राज्य है उसको छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया था, फिर वोटिंग कराई जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, चुनाव क्षेत्र होते हैं, वहाँ वोट पार्टी को दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलती है उनको सीटें दी जाती हैं, फिर से चुनाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। इसमें टाइम भी बहुत लगता है और बहुत जटिल होता है, ठीक है। तो ये दो कमियाँ हैं, ठीक है, लेकिन होता सही है, ठीक है। टाइम जरूर लग जाता है, ठीक है, और इसमें भाई खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का रुपया भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो टाइम भले ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम जरूर अच्छा होता है, ठीक। पब्लिक की पसंद जो होती है ना, जिसको पब्लिक पसंद करती है, ठीक है, जिससे पब्लिक सेटिस्फाई है, हर व्यक्ति से जिस पब्लिक सेटिस्फाई होती है ना, जिस पार्टी सेटिस्फाई है, उस पार्टी का व्यक्ति जो है लेजिस्लेटिव में होता है, यानी पब्लिक की पसंद जो है लेजिस्लेटिव में बैठी होती है, ठीक है। तो पब्लिक जो है सेटिस्फाई होती है। आप लोग नोट कर लीजिए भैया।
अब भैया हमारा ये इलेक्शन मेथड हुआ ख़त्म। हमने डेमोक्रेसी में 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, मतलब समझ लिया, उसका मीन, टाइप भी समझ लिया है, इलेक्शन भी समझ लिया है, ठीक। अभी 2 चीज़ें बाकी हुई हैं। पहला गवर्नेंस सिस्टम, डेमोक्रेसी में किस प्रकार का गवर्नेंस सिस्टम होता है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का संकेतन, शक्ति किसके पास है, पावर किसके पास है, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक समझते हैं भैया, गवर्नेंस सिस्टम, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या पढ़ेंगे भैया अब हम, गवर्नेंस सिस्टम। गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, शासन प्रणाली या व्यवस्था, शासन प्रणाली किस प्रकार से डेमोक्रेसी में शासन किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से शासन होता है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखो भैया क्या होता है। देखो भैया गवर्नेंस सिस्टम हम देखते हैं, ठीक है। जो गवर्नेंस सिस्टम होता है डेमोक्रेसी में 2 प्रकार का होता है, ठीक है। शासन प्रणाली जो है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में 2 प्रकार की होती है। पहली प्रेसिडेंशियल, ठीक, अध्यक्षीय व्यवस्था, ठीक है, अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम पहला होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम अध्यक्षीय शासन प्रणाली। दूसरा होता है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। तो हम देखते हैं भैया ये कहाँ पर है और ये कहाँ पर है। आखिर इसका यूज प्रेसिडेंशियल यूज क्योंकि हम पूरे ये इंडिया के परस्पेक्टिव में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड के परस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में हम समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में है, कहीं कुछ देशों में नहीं है, बाकी पूरे वर्ल्ड के देशों में है, ठीक है। तो हम पूरे वर्ल्ड को ले रहे हैं, इंडिया को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो जो गवर्नेंस सिस्टम होता है पूरे वर्ल्ड में भैया 2 प्रकार शासन व्यवस्था होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। एक कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम होता है, संसदीय शासन प्रणाली होती है डेमोक्रेसी में, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम होता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम यानी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है। देखते हैं भैया कौन कौन से देश हैं। यूएसए, एग्जाम्पल यूएसए में कौन है, प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम है, याद रखो वहां भी डेमोक्रेसी है। और एग्जाम्पल इंडिया में पार्लियामेंट्री, यूके, ठीक है, यूके और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो हमने 4 टॉपिक देखे हैं भैया, इसको अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा भैया, क्लास लीजिएगा, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखो अगर आप लोग कमेंट करोगे ना, बताओगे प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो हमें पता चलेगा, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पर और अच्छे से सुधार करें, ठीक है, चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से समझाएं, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट और दें, ठीक है। देखो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, पढ़ना आप लोगों के हाथ में भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे ना तो आपको टॉपिक समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, हम लोग रटते थे, ठीक, पॉलिटी हो, जितने भी सोशल साइंस के टॉपिक थे, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, ज्योग्राफी हो, हम रटते थे। अभी तक हमें रटना सिखाया गया था, लेकिन अब हम पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है, स्टडी करना सीख रहे हैं, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।